चलो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करें मान लो बोरोन वाले पार्ट के लिए, तो बोरोन वाले केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आराम से कि इसमें 2s2 2p1 है। तो इसका जो डायग्राम है उसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा तभी हो पाएगा जब इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट होके एक साइड स्टेट में जाएंगे। तो ये भी अपना आंसर होना चाहिए। आयोडीन वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन के जैसा होगा, क्योंकि आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो पार्ट में हम लोग ग्रुप के हिसाब से चीजें याद रखते हैं। तो फ्लोरीन वाले पार्ट में 2s2 2p5 होता है। तो जब आयोडीन की बात करेंगे तो 2 के बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5s2 5p5 कंसिडर किया जा सकता है। अगर डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि डायरेक्टली याद नहीं होगा। तो इस केस में अरे ये तो क्लास नहीं कर रहा। कहाँ, क्या नाम है, आदित्य? आदित्य तो लिंक पे नहीं दिख रहा। अभी था सर। चलो ठीक है, वही तो डाउट पूछा था जहां तक हमको आवाज आया था। चलो ठीक है, जैसे हम लोग 5s2 5p5 कंसिडर करें, तो 5s2 वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 5p5 अगर कंसिडर सॉरी 5p5 कंसिडर करें तो टोटल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ICl3 में हम लोग को 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। अगर 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो इसका मतलब एटलीस्ट 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कोवेलेंसी 1 के अलावा थर्ड वाला पार्ट चाहिए होगा। एक्साइटेड स्टेट यूज करके चल सकते हैं। और PCl3 अगर लें तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन से जस्ट नीचे है। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन का 2s2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 3s2 लिखेंगे। और उसके अलावा 2p3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 3p3 आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अलावा 3p वाले पार्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। PCl3 में 3 बॉन्ड्स बन रखे हैं, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट पे अपना काम हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों आंसर होने चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट? सर 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी एक्सप्लेन कर दीजिए ना। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 में sigma bond determines the direction between carbon atoms, but a pi bond has no primary effect in this direction. जैसे हम लोग जो लास्ट क्लास में कंसिडरेशन लेके चल रहे थे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो एटम्स ज्वाइन होते हैं वो अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। तो उसके हिसाब से जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आता है। तो जैसे मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स का अरेंजमेंट होता है, उन एटम्स के अरेंजमेंट के टाइम पे सिग्मा बॉन्ड का डायरेक्शन वाला पार्ट ही अपने काम का होता है। सिग्मा बॉन्ड एक बार बन गया तो उसके बाद पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए उसने जैसे लिखा ना, नो प्राइमरी इफेक्ट। ऐसा नहीं कि इफेक्ट ही नहीं है, हो सकता है कि पाई बॉन्ड के डायरेक्शन से भी अपना काम हो जाए, बट बेसिकली हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चलते हैं कि हाँ भाई पहले सिग्मा बॉन्ड बना, तो अगर सिग्मा बॉन्ड बना मतलब प्राइमरीली सिग्मा बॉन्ड से अपना काम हो गया, तो फिर पाई बॉन्ड क्या करेगा। ठीक है, और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? आदित्य कहाँ गया, वो गया था? ऑफलाइन चल गया था सर। ऑफलाइन चल गया था? वही तो पूछ रहा, कहाँ गायब हो गया था, क्यों ऑफलाइन चल गया था? मन कर रहा था, खाना खाने लग गया था क्या तू? नहीं, नेट भी चल गया था सर। अच्छा सही है, चलो भाई। क्या क्या पढ़ा रही सर, मैं कुछ नहीं देखा। कोई नहीं, छोड़ दे, रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम लोग ऑनलाइन। पक्का ना? हाँ डाल देंगे, चल तेरे लिए डाल देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे इसलिए थे। आपको वो रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ बढ़िया डिसीजन था, बढ़िया सजेशन था। तुम किसी बात से पार्टी दे देंगे, ठीक है? लॉकडाउन खोलने दो पहले। चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन शायद किए थे डिस्कस, है ना, कि जो ये CH4 मॉलिक्यूल है उसका एक बॉन्ड जो है वो अलग होता है और बाकी सॉरी एक बॉन्ड अलग होता है और बाकी तीनों बॉन्ड सेम टाइप के होते हैं। उसको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। तो उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और था जो लास्ट क्लास में बोला था, ये क्वेश्चन देख के आने के लिए। इन अमोनिया जो HNH बॉन्ड एंगल है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे HNH बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल वाला पार्ट क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट।
तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग इससे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों का जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे दे रखा है 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के 2s2 2p3 के हिसाब से अगर चले तो इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px में होगा, दूसरा py में होगा, तीसरा pz में होगा। तो जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइन कर, तो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के टाइम पे एक px वाला पार्ट आराम से किसी दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन करेगा, फिर एक py वाला पार्ट किसी दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन करेगा, एंड एक pz किसी तीसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन करेगा। तो जैसे मान लो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से कि एक p ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग x डायरेक्शन में ले लेते हैं, दूसरा हम लोग y डायरेक्शन में ले लेते हैं, और तीसरा किसी दूसरे कलर से मेंशन कर देते हैं, ब्लू वाला पार्ट z डायरेक्शन में मेंशन कर दिया। तो एक जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे तो हाइड्रोजन वाले पार्ट के 1s को हम लोग स्फेरिकल शेप का मानते हैं, तो एक बॉन्ड px वाले पार्ट के साथ बन गया, दूसरा बॉन्ड py वाले पार्ट के साथ बन गया, और तीसरा बॉन्ड pz वाले पार्ट के साथ बन गया। तो उस केस में जो हम लोगों के पास 3 बॉन्ड्स हैं उसमें से एक बॉन्ड x डायरेक्शन में, दूसरा बॉन्ड y डायरेक्शन में, और तीसरा z डायरेक्शन में है। तो हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन H N H, ये जो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं H N H, ये बॉन्ड एंगल वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होना चाहिए। सिमिलर टाइप से ये जो दूसरा वाला H था, इसको रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ये पार्ट H सॉरी यहाँ से ऊपर से H N H, ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर हम लोग येलो कलर यूज करते हैं तो तीसरा वाला पार्ट जो है अपना, ये एंगल, ये वाला पार्ट भी हम लोग आराम से 90 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को यूज करते हैं तो उसके हिसाब से सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअल में 107 के बराबर निकल के आता है। थियोरेटिकल एंगल अगले कंसेप्ट से भी 109 निकल के आता है, बट उसी में कुछ एक्सटेंडेड एक और कंसेप्ट है, उनके केसेस के बेसिस पे हम लोग आराम से 107 डिग्री वाले पार्ट पे पहुंच सकते हैं। तो जैसे ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन मॉलिक्यूल और दूसरा अमोनिया, इन दोनों के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से एसोसिएटेड जो भी हम लोग का बॉन्ड एंगल था, बॉन्ड लेंथ था, वो थियोरेटिकली अलग एक्सप्लेन हो रहा था, एक्सपेरिमेंटली अलग एक्सप्लेन हो रहा था। तो जैसे तुम लोगों को बोला था लास्ट क्लास में, उससे पहले क्लास में, कि जो हम लोग थ्योरी डिफाइन कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होने चाहिए। तो अगर वो कुछ जगह पे एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था, चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो वो भी सही। बट जैसे जैसे आगे फेल्यूर बढ़ता गया तो लोग उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते गए, थ्योरेटिकल पार्ट नया नया टाइप का सोचना शुरू किए, सोचते गए, उसके हिसाब से नए नए थ्योरीज डिफाइन करना शुरू किए। तो उससे हिसाब से एक नया सर्टेन थ्योरी निकल के आया। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा थ्योरी ऐसे ही निकल गया, कभी कभी सपने में भी लोगों को थ्योरी निकल के आ गया, कैसे निकल के आता तो भगवान जाने। लेकिन जैसे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, वो लोग किसी को सपने में ही आया था, वो केकुलर स्ट्रक्चर एक है, तो ऐसा सपने में आया था कि एक जो सांप है, वो सांप का जो पूंछ है वो उसी के मुंह में लगा हुआ है। तो ऐसा सपना आया था कि सांप का पूंछ उसी के वही खा रहा है, तो इसीलिए ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होगा। मतलब पता नहीं कैसे इस तरह का सपना आता है लोगों को, हमको नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में लोगों को सपने से भी ये सब चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो थ्योरी है वो हम लोग थोड़ा एक्सटेंड किए। मेंडलीव वाला भी सपने में आया था ना? मैंडलीफ वाला यार इतना नहीं मालूम उनको सपने में आया था कि नहीं तो आया वही था। ताश के पत्ते पे वो अरेंज किए थे फिर। हाँ ये चीज हम सुने हैं, ताश के पत्ते पे अरेंज किए थे, वो चीज तुमको मालूम है। ठीक है, बट सपने में कैसे ताश के पत्ते पे अरेंज कर दिया? वो तो सपने में ताश खेल रहे हैं। सपना में पीरियोडिक टेबल आया था, उसको अरेंज हाँ। किया था सुबह उठ के। भाई साहब सही है, याद रहता है उसको सपना। तुम लोग का जिंदगी खराब कर रहे हैं, बढ़िया है। चलो, तो जैसे आगे का एक और कंसेप्ट आया, जो हम लोग इन दोनों मॉलिक्यूल्स के फेल्यूर को या फिर बहुत सारे सर्टेन मॉलिक्यूल्स के फेल्यूर को हटाने के लिए डिस्कस करना शुरू किए। उसी में एक कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो जैसे पहला लाइन जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये सबसे पहला लाइन, इसको अंडरलाइन किया है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, जैसे टीवी सीरियल्स वगैरह में देता है ना कि इस धारावाहिक का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इस धारावाहिक के सारे डिस्क्लेमर।
हाँ, डिस्क्लेमर, इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसे महज एक संयोग माना जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही चीज है कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो बोलेंगे उसको फॉलो करना है कि ऐसा ही होता है। कोई अगर बोलेगा सर ये भी तो हो सकता है, नहीं भाई नहीं मालूम हमको, हाइपोथेटिकल चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इनफैक्ट जैसे आगे हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे बेसिकली कि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो कौन कौन सा ऑर्बिटल किस तरीके से मिक्सिंग में जाते हैं, उसमें एक सर्टेन टाइप के केस में थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये सही है कि ये सही है। कुछ बुक्स में एक पार्ट को सही माना है, कुछ बुक्स में दूसरे पार्ट को सही माना है, और हम दोनों बुक्स देखे तो दोनों को देख के कंफ्यूज हो रखे थे। हम पहले एक को सही मानते थे, फिर जब दूसरे को देखे तो ये भी सही दिख रहा है। तो हम उसके बारे में जब रिसर्च किए तो कहीं रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह में लिखा हुआ था कि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ये 1960 तक एक्सेप्ट किया जाता था। उसके बाद से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गया। तो ये सही है कि ये सही है, ये बोलना बहुत एब्सर्ड है, दोनों ही गलत है, सही कुछ और है। तो हम लोग को उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि आपको थियोरेटिकली अभी जब ये चीजें पढ़नी है तो आप दोनों को सही मान के चले, बट सवाल में दोनों ऑप्शंस कभी भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़े एम्बिगुअस टाइप की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। खैर, तो जैसे उसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वो बस एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें ऐसा मेंशन कर रखा है कि जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन के केस में, तो ऐसा माना जाता है कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेंट्रल एटम है, केवल सेंट्रल एटम, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उसके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सारे के सारे भी नहीं, जितने रिक्वायर्ड हैं वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद कुछ नए टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और वही जो ऑर्बिटल्स नए जनरेट होते हैं, वो जनरेटेड ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और ये पूरे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे क्लास 10th में पढ़ा था हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में यही होता है ना कि एक पता नहीं क्या, उसमें बायो में शायद पढ़ा था, यूनिकॉर्न वाला पार्ट या फिर घोड़ा वाला पार्ट इसके राइनोसोरस के साथ जब कंबाइन करेगा तो हाइब्रिड में एक यूनिकॉर्न बन जाता है। तो उस तरह के हाइब्रिड की बात कर रहे हैं कि एक प्योर ऑर्बिटल दूसरे प्योर ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो गया, और ये मिक्सिंग के बाद कुछ नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। बस वहां से 10th क्लास के बायो से एक डिफरेंस ये है कि वहां पे राइनोसेरस और जो ये है तुम्हारा घोड़ा, ये दोनों मिलके एक ही वो बना रहा है, यूनिकॉर्न बना रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर एक राइनोसेरस है और एक घोड़ा है तो दोनों मिलके दो यूनिकॉर्न बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, एग्जैक्टली उतने ही नंबर के ऑर्बिटल्स आगे फॉर्म होंगे। तो जैसे कंसेप्ट वापस एक बार बोल रहे हैं, इस केस में ऐसा माना जाता है कि जो सेंट्रल एटम है, जिसके बॉन्ड्स बनने वाले हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाना चाहेंगे वो मिक्सिंग में जाते हैं, और मिक्सिंग में जाने के बाद एक नए टाइप के मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन या फिर मिक्स्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है, ठीक है। तो अरे यार, हाँ, चलो ध्यान दो। जैसे इसके आगे छोटा सा पार्ट और दे रखा, उसमें हम लोग एक ऐसा रूल वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे एक पार्ट तो अभी मेंशन किया तुम लोगों को, ये रूल्स वाले पार्ट में, the total number of orbitals undergoing hybridization या undergoing mixing will be equal to the total number of hybrid orbitals formed। जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। तो जैसे उसका नाम क्या होता है ऐसा बस वही मेंशन कर रहा है। जैसे अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा, तो एक s था, अगर एक p था तो s1 p1 बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग नाम के फॉर्म में। लेकिन जैसे वन जो होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वन बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो वन है वहां पे, तो S1 P1 को हम लोग SP बोल सकते हैं। तो अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया तो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और टोटल एक s था और एक p था, मतलब नेट दो ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए। अगर दो ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो दो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलर टाइप से एक s ऑर्बिटल जब दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा, तो s में तो वन ही था,
बट पी वाले पार्ट में 2 हो गया, तो जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से sp2 बोल सकते हैं। और एक s ऑर्बिटल था बट 2 p ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, तो अगर दो p ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, तो नेट हम लोग 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल, तो sp3 नाम दे सकते हैं, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए थे, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलर टाइप से एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, तो जैसे हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, बचपन तो अभी खैर है ही कुछ लोगों का, बट स्टिल पढ़ते आ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में हमेशा एक ही s ऑर्बिटल होगा, मैक्सिमम 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, उसके बाद 5 d ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम लोग मैक्सिमम 3 p को ही मिक्स कर सकते हैं, एक s मैक्सिमम 3 p, तब उसके बाद d का नंबर आएगा। तो एक s 3 p एक d, तो उस केस में s में 1 है, p में 3 है, d में 1 है, तो इसको हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और टोटल कितने ऑर्बिटल्स क्या थे? तो टोटल यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए, इसका मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, मतलब मिक्स्ड जो ऑर्बिटल बने वो टोटल 5 होंगे। सिमिलर टाइप से 1s 3p 2d, तो sp3d2 वाला पार्ट 6 बनेगा, 1s 3p 3d, तो sp3dt d3 हाइब्रिडाइजेशन 7 आराम से बनाया जा सकता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखने का है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा। ये सब थियोरेटिकल पॉइंट्स को हम लोग कहीं कहीं एज एप्लीकेशन भी यूज करेंगे, और कहीं कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन में थियोरेटिकल पॉइंट के जैसा ही पूछेगा। जैसे जो ऑर्बिटल का मिक्सिंग है, उसके रूल्स में पहला रूल तो था कि हम लोग ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग में जितने ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग में डालेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, पहला चीज। दूसरा, वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे जिनके एनर्जी आइदर सेम हो या नियर बाई सेम हो। मतलब हम लोग बहुत ही रैंडमली बहुत अलग अलग टाइप के एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग में नहीं लेके जा सकते। और जैसे ये जो पॉइंट है इसको स्टार मार्क कर रखा है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट होता है क्वेश्चन में कि हम लोग का pH5 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन pH5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा, जब उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें हैं कि जैसे ये हम लोग वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कंसिडर कर चुके हैं कि वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे या उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जहाँ का ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि एक्स वाला पार्ट वाई के साथ मिक्सिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार एक ही एटम के सारे ऑर्बिटल्स हैं, मिक्सिंग में जाएगा। लेकिन जिनका ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छा है वो प्रेफरेबली आपस में मिक्स होना चाहेंगे। इस पॉइंट का भी एक छोटा सा एप्लीकेशन जो मैंने बोला था अभी कि एक सर्टेन प्रॉब्लम है कि ये सही है कि ये सही, वो ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि हम लोग कौन से टाइप के मिक्सिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेबली वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जैसे एक सर्टेन मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें क्या क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के टाइम पे ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इस पॉइंट पे वापस से आएंगे, ध्यान रखने लायक पॉइंट है। तो इसके बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखने लायक है, fully filled orbitals, half filled orbitals और vacant orbitals all can participate in hybridization। अभी तक हम लोग जो ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, पहला चीज था। बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे जहाँ पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। खाली ऑर्बिटल हो, भरा हुआ ऑर्बिटल हो, कंप्लीटली फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, नो इलेक्ट्रॉन्स, तीनों केसेस के ऑर्बिटल्स आराम से मिक्सिंग में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। बाकी एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा पार्ट है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जा सकता है, ठीक है। तो कैसे निकाला जा सकता है उस चीज को हम फिर से उसी वन नोट में डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सा केस है, मतलब मेरे हिसाब से ये शायद से लास्ट क्लास में या 10th क्लास में मैंने ये चीज मेंशन किया था, अभी फिर से मेंशन कर रहा है। मान लो जैसे स्टेरिक नंबर रूल याद नहीं रखना है, ठीक है। स्टेरिक नंबर रूल एक स्टैंडर्ड रूल है जिसको एनसीईआरटी में दे रखा है, हमको याद नहीं करना है। मेरे पास सिंपल सा तरीका है। पहला काम,
कंपाउंड का लेविस स्ट्रक्चर बनाओ विथ लोन पेयर, इसलिए तुम लोग को बोला था लेविस स्ट्रक्चर ढंग से प्रैक्टिस करके रहना, ठीक है। तो जैसे CH4 है, तो CH4 का अगर हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बन गया, ठीक है। अब अपने पास हाइब्रिडाइजेशन के सेट में sp, sp2, sp3, sp3 के बाद क्या है, तो sp3d, फिर उसके बाद sp3d2, sp3d3। तो कुछ करना नहीं है, हमेशा केवल एक सिग्मा बॉन्ड को और एक लोन पेयर को कंसिडर करना, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हम लोग। जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो केवल एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, केवल इन दो पार्ट को कंसिडर करेंगे। और उसमें जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा केवल सेंट्रल एटम का डिफाइन होगा, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट केवल सेंट्रल एटम पे एप्लीकेबल है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में केवल सेंट्रल एटम पे ही अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग कार्बन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त कुछ नहीं करना, सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर किसी भी एक चीज को S बोल दो। तो S के बाद अगला नंबर P का आता है, क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे मान लो क्लॉकवाइज गए, तो क्लॉकवाइज जाने पे अगला जो भी पहला सिग्मा बॉन्ड आएगा या जो भी पहला लोन पेयर आएगा, उस चीज को P1 बोल दो। फिर उसके बाद और क्लॉकवाइज घूमे, तो अगला जो भी सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर आएगा उस चीज को P2 बोल दो। फिर और आगे घूम जाओ, तो उस चीज को P3 बोल दिया। अब उसके बाद तो बॉन्ड खत्म हो गया। तो इस केस में पहला जो बॉन्ड था, अलग से फिर से डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, जो पहला बॉन्ड था वो S हो गया, फिर P1 हो गया, फिर P2 हो गया और फिर P3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन अपना आराम से sp3 निकल के आ जाएगा। समझ आया? अभी और एग्जांपल्स करते हैं इस चीज पे। मान लो ये मॉलिक्यूल दे रखा PCl5, तो फास्फोरस से एसोसिएटेड पहला काम तो अपने को लेविस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तुम लोग को पहले ही बोला था लेविस स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, मतलब वो चीज अगर नहीं आएगा तो तुम लोग को आगे केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत होगा। PCl5 हो गया, ठीक है। कोई भी एक रैंडम बॉन्ड को S बोल दिया, किसी भी रैंडम बॉन्ड को बोल दिया S, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर। तो S के बाद अगला बॉन्ड P1 होगा, फिर उसके अगला बॉन्ड P2 होगा, उसके अगला बॉन्ड P3 होगा। बट P3 के बाद तो D का नंबर शुरू होता है, तो P3 के बाद हम लोग D1 बोल सकते थे। तो D1 को तो हम लोग एक्चुअल में केवल नॉर्मल फॉर्मेट डी के जैसा रखते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d कंसिडर किया जा सकता है। ये ट्रिक कहीं तुमको मिलेगा नहीं, ये तरीका ध्यान रखना, ठीक है। मान लो हम लोग अगर SO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, या पहले SO3 ले लेते हैं। अगर हम लोग SO3 मॉलिक्यूल को कंसिडर करके चलेंगे, तो इस केस में लेविस स्ट्रक्चर में S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, केवल सिग्मा बॉन्ड्स को कंसिडर करने हैं, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करने होते हैं। तो जैसे ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग नाम में आराम से S बोल सकते हैं। फिर उसके अगले बॉन्ड में गए तो वहां पे P1 बोल दिया, उसके अगले बॉन्ड में गए तो P2 बोल दिया। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन इस केस में sp2 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। मान लो हम लोग H2 NH3 की बात करते हैं, तो NH3 में नाइट्रोजन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन हैं, और उसके अलावा नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 5 में से 3 बॉन्ड में चला गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक लोन पेयर। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी एक लोन पेयर को या सिग्मा बॉन्ड को S बोल दो, फिर उसके बाद P1, P2, P3, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। लोन पेयर को काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, कभी भी हम लोग ये पाई बॉन्ड जो होता है उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, उसके बाद क्या है, तो ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एकदम रट के रहना चाहिए। ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस
सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ भाई आवाज आ रही है। मेरा हाँ ही नेट सर। चला गया था, मेरा ही नेट चला गया था। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा, ये दूसरे तरफ से ऐड हो गया। चलो ठीक है, तुम लोग का स्क्रीन तो दिख रहा होगा और बाकी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी भी तुम लोगों को। लोन पेयर वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, पाई बॉन्ड को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो बस क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कोई एक सर्टेन जो बॉन्ड होगा उसको कंसिडर करना। उसके अलावा बाकी चीजों को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जैसे अभी स्क्रीन गायब हो गया सर। हाँ हम कर रहे रुक जा, ठीक है। हाँ, तो यही सब मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन कर रखा था। तो इसमें जैसे H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल वाले पार्ट में दोनों लोन पेयर था, तो किसी भी एक को S बोला तो उसके बाद P1 P2 P3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन दिए इसमें अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी और देंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो डाउट नहीं है तो फिर हम फटाफट क्वेश्चन देते जा रहे हैं। तुमको हर एक केस में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और बाय डिफॉल्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मतलब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। चलो भाई नोट करते जाओ क्वेश्चन। ट्राई करो भाई। हेलो। हाँ हेलो। मैं ऑफलाइन अच्छा कनेक्ट हो गया। अरे तू एक तो पहले दो जगह कनेक्ट मत कर रहा है, तेरा नेट खराब चल रहा है तो दो दो जगह कनेक्ट कर रहा है। मतलब पाइप में पानी नहीं है, दो दो नल से तुमको पानी निकालना है, गजब करता है। दो दो बाल्टी भरना है एक ही बार में। क्या बोल रहे थे सभी सुना नहीं अपन को। बोल रहे हैं कि पाइप में पानी नहीं है, दो दो बाल्टी क्यों भर रहा है। समझ आया कुछ क्या बोले? बिल्कुल नहीं। अरे भाई तब जब तेरा नेट का कनेक्शन खराब है तो दो सिस्टम्स में क्यों चला रहा है उसको, एक जगह चला। नहीं, एक तरफ दादाजी के मोबाइल के नेट से चला रहा हूँ, एक तरफ मम्मी के मोबाइल के नेट से चला रहा हूँ। और दोनों आज खराब है। किस्मत तो फूटी हो तो क्या कर सकता हूँ। चलो भाई, चलो क्वेश्चन अलग ट्राई करो।
अलग अलग शेप की बाल्टी से ट्राई कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ही लेक्चर अपलोड कर दिया करेंगे। जैसे हमें ये लेक्चर अपलोड नहीं करना चाहेंगे, तुम लोगों को पर्सनली भेज देंगे, क्योंकि ये सब ट्रिक जो ऐसा है वो मेरे ही पास है केवल, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि पब्लिकली ज्यादा लोगों को मालूम पड़े। इसका लेवल स्ट्रक्चर बनाना है क्या सर? क्या? इसका लेवल स्ट्रक्चर बनाना है। नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके। हाइब्रिडाइजेशन सुना था कैसे निकालते हैं? हाँ, वो लेवल स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर गिनते हैं और उसके आगे पता नहीं क्या होगा। गिनते ठीक है हैं सर। ठीक है ठीक है, पियानो बज गया तेरा। बना बना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल। और जिसका इसका सवाल सॉल्व हो जाएगा अपना हाथ रेज कर देना, ताकि हमको मालूम पड़ जाए और हम लोग डिस्कशन शुरू कर पाए। फिर गायब हो गया आदित्य, इस बार ज्योत्सना गायब हुई। जिसका भी सवाल सॉल्व हो जाएगा अपना हाथ रेज कर लेना, ताकि हमको स्क्रीन पे दिखते रहे। ज्योत्सना, तुम्हारा भी नेट प्रॉब्लम चल रहा है क्या? चल रहा हूँ सर, परेशान। इसका भी पियानो पियानो बज रहा है। हेलो। हाँ हेलो। आवाज आ रहा है सर? हाँ थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो सवाल दे नहीं रखे। सर, कल आवाज ऐसे ही नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं रहा था। आज भी थोड़ा तेरे यहाँ प्रॉब्लम है, तेरा पियानो बज रहा है। गिटार। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा, वो हाथ रेज कर देना, ताकि मालूम पड़ता जाए क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है और हम लोग फिर डिस्कशन शुरू कर पाए।
सर लोन पेयर किसका दिखते थे? सेंट्रल एटम का। लोन पेयर को उसी टाइप से काउंट करते हैं जैसे एक सिग्मा बॉन्ड है वैसे एक लोन पेयर। तो पहला लोन पेयर अच्छा। एस और बाकी सब, ठीक है। सर पहले का हाइब्रिडाइजेशन 4 है क्या? पहले का 4 हाइब्रिडाइजेशन 4 नहीं होता भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 सॉरी sp3 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 पहले का sp3 है। हाँ बढ़िया, बाकी लोग बनाते जाओ। सर लास्ट दो नहीं बन रहा, बाकी सब बन गया। ओके, लास्ट दोनों का लेविस स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रहा होगा तो हम डिस्कशन हाँ कर वो लेंगे। नहीं बन रहा। चलो ठीक है, ओके। तो स्क्रीन पे हम आंसर भी लिखते जा रहे हैं। पहले वाले में sp3 होना चाहिए, दूसरे वाले में भी sp3 होना चाहिए, तीसरे वाले में sp3d3 होना चाहिए, चौथे वाले में sp3d2 होना चाहिए, फिफ्थ वाले केस में sp3d होना चाहिए, XeO2 डबल बॉन्ड 4 4 2 6 2 8। तो इसका मतलब सर 4 फोर्थ 1 का 5 आंसर क्या होगा? sp3d3 सॉरी sp3d2 sp3d2 राइट। ये IF5 ना, sp3d2 1 to 5 में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर डी होगा ना? डी होगा पक्का। हाँ हाँ। आयोडीन के ऊपर 5 फ्लोरीन है, मतलब 5 फ्लोरीन्स हैं। एंड अद्वैत तुम ही बताएगा आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। बता भाई अद्वैत। 7। तो 7 में 5 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2। अगर 2 है मतलब 1 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर के हिसाब से आराम से S P1 P2 P3 D1 D2 कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। लोन पेयर हमेशा कंसिडर करके चलो, लोन पेयर अगर छोड़ेंगे तो फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। बिना लोन पेयर के कभी भी भूल के लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। हाँ कोई डाउट है तो पूछो। थर्ड भी बताइए। थर्ड वाले केस में जैसे जब तुमको लेविस स्ट्रक्चर बताया जा रहा होगा तो उसमें बोला गया सेंट्रल एटम तो आयोडीन होगा, ठीक है। और सेंट्रल एटम आयोडीन के अलोंग हम लोगों के पास 7 फ्लोरीन्स हैं, तो सातों को मेंशन कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा हमेशा। बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करना, जैसे तुम्हारी दीदी तुमको बताई होगी इस चीज को, बट अभी फिर से ध्यान रखना। सेंट्रल एटम के बाद जब हम लोग सारे एटम्स को अरेंज करेंगे तो बाहर वाले जो एटम्स है उनका ऑक्टेट पूरा करना, सेंट्रल एटम को कंसिडर मत करना। बस हाँ एक सर ही वो चीज क्वेश्चन देखना। गलत लिखे थे, IF3 लिखे थे इसलिए। अच्छा ठीक है ओके ओके। 1 से 5 में कोई और डाउट है किसी को? चलो भाई 1 से 5 में अगर डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। कौन सा कलर लिया जाए भाई? चलो उसके बाद XeO4 sp3 होना चाहिए, XeF6 sp3d3 होना चाहिए, CO32 sp2 होना चाहिए, H2S2O7 sp3 होना चाहिए, SO2 sp2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर 9th का एक बार स्ट्रक्चर बता दीजिए। 9th का स्ट्रक्चर बता देते हैं, ओके। 9th वाले केस में जैसे वैसे तुम दीदी से ही पूछना, तुम्हारी दीदी तुमको शायद बताना भूल गए होंगे। यहाँ 2 सेंट्रल एटम्स है, ठीक है, दोनों सल्फर, और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके OH बनाएगा। तो यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन से 7 ऑक्सीजन से, मतलब 2 OH। तो सिमेट्रिकली दोनों OH को हम लोग दोनों सल्फर पे डाल देंगे। तो जब दोनों OH दोनों सल्फर पे गया तो फिर 5 ऑक्सीजन बच गए। 5 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन एक को दिया, दूसरा दूसरे को दिया,
तीसरा तीसरे पहले को दिया, फिर फोर्थ वापस से सेकंड वाले को दिया। अब एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बीच में डालेंगे हम लोग, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बीच वाला ऑक्सीजन आराम से हम लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे टोटल 2 सेंट्रल एटम्स है, अगर 2 सेंट्रल एटम है तो दोनों सेंट्रल एटम के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो sp3 कंसिडर किया जा सकता है। वैसे एक और चीज है, सेंट्रल एटम का मतलब नॉर्मली हम लोग उस सेंस में बोलते हैं कि जहाँ के अलॉन्ग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, बट अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन भी खुद एक सेंट्रल एटम है, दूसरा ऑक्सीजन भी खुद एक सेंट्रल एटम है, बट हम लोग नॉर्मली सेंट्रल एटम बोलते हैं जब एक नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब हम लोग जिस एटम के लॉन्ग सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। वैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, और ये सब लोगों के लिए है, अगर इन केस कहीं से कोई दूसरा शॉर्टकट सुनता है, जैसे एक और शॉर्टकट होता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे काउंटेड होता है। हमको यही चीज सिखाया गया था मेरे टाइम पे। ये शॉर्टकट भूल के भी यूज मत करना, क्योंकि ये शॉर्टकट इस तरह के जहाँ 2 सेंट्रल एटम होते हैं या मल्टी सेंट्रल एटम होंगे, मतलब 2 के जगह 3, 3 के जगह 4, मतलब सिंगल सेंट्रल एटम नहीं हुआ, वहां पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट पहला तो फेल कर जाता है, मतलब वहां पे आंसर गलत आएगा। अगर ये शॉर्टकट, हाँ बोलो। आवाज गया तो नहीं सुनी दी, क्या बोले? तुमको इतना मार मारेगा। मेरा तो गलती थोड़ी है। चलो ठीक है। तो जैसे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है या फिर शॉर्ट ट्रिक है, लोग उसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, ट्राई करके देखना, अगर कहीं से कोई मिलता है शॉर्टकट हम भी तुमको बता देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के काउंटिंग पे। आज हम नहीं बता रहे क्योंकि मेरे पास ज्यादा फास्ट ट्रिक है। लेविस स्ट्रक्चर बनाने में तुमको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर लेविस स्ट्रक्चर बनाने में टाइम नहीं लगा तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना तो तुमको बता ही दिया, sp1 p2 p3 sp2 sp1 p2 sp1 p2 p3 d1 d2 d3, वैसे ही बस कंसिडरेशन लेना है, कोई स्टेरिक नंबर भी काउंट नहीं करना है। तो कभी कभी जैसे होता क्या है ना, अगर मान लो जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हम बिना लेविस स्ट्रक्चर के भी आंसर बना पाए, तो तुमको ये चीज धीरे धीरे ही आएंगी। जैसे तुम ये मत सोचना कि आंसर रटे हुए हैं, हम वो स्ट्रक्चर देख के, मतलब फॉर्मूला देख के उसका स्ट्रक्चर दिमाग में सोच पा रहे हैं कि हाँ पहले पी डबल बॉन्ड होगा, फिर दिस होगा, फिर दिस होगा, तो उसके हिसाब से ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन ये होना चाहिए। तो मेरा दिमाग डेफिनेटली तेजी से काम करेगा एज कम्पेयर टू मेरा हाथ, मतलब हम जब लिखेंगे तो मेरा स्पीड डेफिनेटली थोड़ा स्लो होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप स्पीड फास्ट होता चला जाएगा। तब उस केस में तुमको ये सब मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में ध्यान रहेगा, वहां से हाइब्रिडेशन और फास्ट होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है, मतलब जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रखा, मान लो छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH4। तो CH4 में सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होगा। तो जैसे कार्बन में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन वाले पार्ट में भी टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो नहीं होते, 1 होते हैं, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 into 1 कर सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। कंसेप्ट कुछ इस टाइप का है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू 8, तो इस केस में डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8/4 किया, तो सॉरी डिवाइड बाई 2, हाँ 2, 4 नहीं, तो 8/2 किया तो यहाँ से 4 आया, तो ये जो 4 वाला पार्ट है यही अपना स्टेरिक नंबर बन जाता है। तो ये स्टेरिक नंबर वाला पार्ट 4 हो गया, 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंसिडर करते हुए आएंगे हम लोग स्टेरिक नंबर पे, तो वहां से हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोला जा सकता है। तो मान लो कि जैसे अगर हम लोग के पास 8 से लेके 56 तक के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, अगर हम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट 8 से ज्यादा हो और 56 से कम या इक्वल हो, मतलब 56 के बराबर हो या फिर उससे लोअर हो, तो हम लोग ऑलरेडी इक्वल वाला काउंटिंग तो पहले ही कर चुके थे, तो हम लोग यहाँ से हायर वाले पार्ट की बात करते हैं। तो इस केस में लोग ऐसा कंसिडर करते हैं डिवाइड बाई 8। और हो सकता है कि जैसे कुछ लोग का ये डाउट होगा कि सर जब डिवीजन किए तो पहले वाले में तो एग्जैक्ट डिवीजन हो गया, बट रिमाइंडर भी तो हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मान लो हम लोग कंसिडरेशन लेके अगर चले
मान लो SO2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, तो SO2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट का अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चलेंगे तो इसमें शायद ऐसा कैलकुलेशन होगा, सल्फर वाले पार्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों ऑक्सीजन पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मिला के 18 हो गया। ठीक है, तो 18 को 8 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी छोड़ दो। तो जैसे 18 को जब 8 से डिवाइड किए तो 2 आया, प्लस रिमाइंडर वाला पार्ट हम लोग के पास 2 आया। फिर रिमाइंडर पे सेम कंडीशन अप्लाई करो, जो रिमाइंडर है अगर वो रिमाइंडर वाला पार्ट 2 से लेके 8 के बीच में, 8 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 8 के बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 8 के बराबर होगा तो डिवीजन में खत्म हो जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 2 से लेके 8 मतलब 2 से 7 के बराबर हो तो उस केस में उस रिमाइंडर को फिर से 2 से डिवाइड करो, अगर उससे हायर वैल्यू हो तब उस केस में 8 से डिवाइड करो। इस टाइप का कंसिडरेशन है। तो जैसे 2 आया रिमाइंडर, तो उसको फिर से 2 से डिवाइड किए तो 1 वैल्यू आया। तो ये जो कोशेंट वाला पार्ट था, ये कोशेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिमाइंडर के डिवीजन से जो वैल्यू आया ये वाला पार्ट लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर वाला पार्ट। तो हम लोग का जो स्टेरिक नंबर है वो 2 + 1 3 के बराबर होगा, और 3 स्टेरिक नंबर का मतलब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। लोग इसको शॉर्टकट बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में शॉर्टकट लोग कंसिडर करते हैं। हमको नहीं मालूम कि शॉर्टकट क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ तो 3 एलिमेंट्स है। जब ज्यादा एलिमेंट्स होंगे IF5 IF7 तो इलेक्ट्रॉन्स पहले तो काउंट करो, तो उसमें भी गलती नहीं होना चाहिए, फिर डिवीजन करो, फिर रिमाइंडर को वापस से यूज करो। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये ज्यादा लंबा तरीका है। लोग इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाना ढंग से नहीं सिखा सकते, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे अगर तुम लोग अपना बुकलेट देखेगा तो उस बुकलेट में देखना सबसे शुरुआत में लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए एक रूल बताया गया है। अगर हम लोग को लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उस केस में N1 कैलकुलेट करो, N2 कैलकुलेट करो। तो ये भूल के वो तरीका फॉलो मत करना, क्योंकि हम खुद उसको पढ़ते हैं हमको बहुत हेडेक होता है कि अरे क्या दे रखा है ये। तो इसीलिए तुमको जो तरीका बताया बिल्कुल जनरलाइज टाइप का, और जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो तो तुमको याद रखना है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा फटाक से लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, और लेविस स्ट्रक्चर बना के आराम से हम लोग sp1 p2 d1 d2 मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम के केवल लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। उसमें भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे पी ब्लॉक वापस से आएगा तो सेम चीजें जब रिपीट होंगी तो उसके बाद अपने आप से दिमाग में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जनरल टाइप के, और जैसे दिमाग में मॉलिक्यूल बना तो उसके बाद सीधा वहां से आंसर निकाल सकते हैं, जो सबसे फास्ट और एफिशिएंट मेथड मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तरीका ध्यान मत रखना, क्योंकि इस तरह के केस में जहां मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पे ये फेल करता है। और दूसरा वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, वो थोड़ा लंबा तरीका होता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो वापस से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर HNO3 दे रखा, HNO3 वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, SS6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 होना चाहिए, ClF3 वाले पार्ट में sp3 d होना चाहिए, और उसके बाद एक सेकंड, हाँ उसके बाद I3 माइनस अगर कंसिडर करके चले तो 3 2 5 sp3 d होना चाहिए। I3 प्लस अगर कंसिडर करके सर चले क्वेश्चन तो नंबर 14 में हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी ऐड करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है बेसिकली। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के जैसा ही कंसिडर किया जाता है, बस डिफरेंस ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेयर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद I3 प्लस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का 2 स्ट्रक्चर बता देंगे, अनु पहले ही पूछ चुका है इसको। तो बाकी ClF3 बता दीजिए। ClF3 बता देते हैं, चलो ओके। ClF3 वाले पार्ट को जब कंसिडर करेंगे, नीचे लिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, ClF3 वाले पार्ट में जब हम लोग इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 फ्लोरीन्स है, उसको मेंशन कर दिया, बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया, और क्लोरीन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 में से 3 बॉन्ड में चले गए, मतलब बचा 4, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर। तो अगर 2 लोन पेयर है तो हाइब्रिडेशन में क्या होगा, sp1 p2 p3 d1 मतलब sp3 d। ठीक है, ऊपर और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक में कोई और डाउट? 15 16 हम लोग, सॉरी नंबरिंग गलत कर दिया है यहाँ पे, या नंबरिंग का एरर छोड़ देना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ 11 12 13 में कोई और डाउट है तो पूछो। 11 12 13
चलो भाई 14 नंबर और 15 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में I3 माइनस दे रखा है, तो जैसे इसको इस टाइप से कंसिडर करना I2 माइनस, तो यहाँ से सेंट्रल एटम एक आयोडीन हो गया, उसके अलावा इसके बाहर 2 आयोडीन्स हो गए और बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया। और एक चीज बताया है तुम लोगों को और सुना भी होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे डालता है। अगर ऑक्सीजन रहा तो नेगेटिव चार्ज O माइनस के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे डालेंगे। तो जैसे यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो आयोडीन पे टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड्स में चले गए। अगर 2 बॉन्ड्स में चले गए इसका मतलब हम लोग आराम से 3 लोन पेयर बना सकते हैं। तो जो I3 माइनस था उसको, जैसे इसका एक सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ICl2 माइनस, तो इसीलिए हम ICl2 माइनस के जैसा इसको लिखे हैं, ICl2 की जगह I2 माइनस, ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, तो S P1 P2 D1 D2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी S P1 P2 P3 उसके बाद D1 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। सिमिलर टाइप से I3 प्लस लेते हैं अगर, तो इस चीज को हम लोग I2 प्लस कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंट्रल एटम के लॉन्ग 2 आयोडीन हुआ और अब पॉजिटिव चार्ज है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हटाओ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बचा इसका मतलब 2 लोन पेयर। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक S बोल दिया, फिर P1 बोल दिया, P2 बोल दिया, P3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंसिडर किया जा सकता है। इन 15 क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक बुकलेट का क्वेश्चन है। बुकलेट का क्वेश्चन है, पूछो बुकलेट का क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन था, बुकलेट 1 में है, ClF3 एग्जिस्ट करता है बट FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? ओके, ClF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ठीक है। क्लोरीन वाले पार्ट में लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, और फ्लोरीन वाले पार्ट में अगर एग्जिस्ट करता मॉलिक्यूल तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। तो 1 की जगह 3 बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। लेकिन हम लोग इसको ऐसा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस यहाँ पे मेंशन ये करेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल क्लोरीन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो वो कोवेलेंसी 1 के बाद 3, 5, 7 शो कर सकता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अवेलेबिलिटी के वजह से क्लोरीन 1 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वहां डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है, 3 नहीं बना सकता, मतलब FCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट है किसी को? 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है? चलो भाई, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही लेक्चर रख रहे हैं। वैसे एक थोड़ा सा शेड्यूल में तुम लोग के चेंजेस है, क्योंकि हम लोग क्लास का ड्यूरेशन वगैरह सब चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तुम्हारे क्लास का ड्यूरेशन 6:30 से 8 हो जाएगा। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस काफी तेजी से आगे बढ़े, तो 1 घंटे एक लेक्चर वो छोटा था, 1 घंटा था शुरू होते जैसे इंजन गर्म होते ही खत्म हो जाता है, बंद करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हम सोच रहे। 1.5 घंटे का लेक्चर सोच रहे हैं तुम लोग का, 6:30 से 8 आराम से। और क्योंकि बाकी बैचेस के भी हम लोग को ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन तो एक्सटेंड हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली और भी एक्सटेंड होगा, तो इसलिए हम लोग को ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाने थे। बस एक चीज अच्छा हुआ बोकारो में कि बाकी टीचर्स आ सकते हैं, तो उसमें हम लोग अपने कुछ बैचेस दूसरे टीचर्स को अलॉट करेंगे, तो हम लोग थोड़ा खाली रहेंगे ताकि हम लोग काम ज्यादा एफिशिएंटली कर पाए। तो नेक्स्ट वीक से तुम्हारा जो शेड्यूल है वो रहेगा तो सारे दिन, और बाकी अपना शेड्यूल देख लेना। 6:30 से 8 PM तक क्लासेस रहेंगी तुम्हारी 1.5 घंटे की। और तुम लोगों को शायद पहले बोला था मैंने कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा संडे को टेस्ट होगा, तो शेड्यूल में पीरियड टेस्ट लिखा हुआ है, जिसमें ज्योत्सना का केमिस्ट्री का टेस्ट है अलग से, उसमें हम लोग 90 क्वेश्चन रखेंगे, 120 मिनट, मतलब 120 मिनट का टाइम होगा, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल। और जो आर बैच है उसमें फिजिक्स का टेस्ट होगा और उसमें केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा। तो
उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट में फिजिक्स का ज्यादा पोर्शन रहेगा और केमिस्ट्री का पोर्शन काफी छोटा सा रखेंगे हम लोग। वही तीनों टॉपिक का, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट का। मतलब तुम्हारे जो टेस्ट चलेगा वो बिल्कुल रैंडम पैटर्न पे चलेगा, वो दूसरे के जैसा टेस्ट नहीं रहेगा। हम लोग हर एक टॉपिक के हिसाब से डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चंस रखने हैं, भारी टॉपिक रखना है, आसान रखना है, और जब एडवांस लेवल टेस्ट होगा तब तो बात ही अलग है, ठीक है। और जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा तो दूसरे बैचेस के साथ तुमको टेस्ट देना ही है। तुम्हारा सिलेबस अगर 12th वालों के साथ मर्ज हो गया, मतलब कंबाइन हो गया अगर, तो फिर 12th वालों के साथ भी तुम लोग को टेस्ट देना होगा, बट तुम्हारे टेस्ट अलग से ही बनेंगे। तुम्हारे टेस्ट का पैटर्न मोस्टली ये नॉलेज चेक करने के लिए होगा, तुमको उस टॉपिक का कितना कंसेप्ट आता है, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड पैटर्न पे टेस्ट होना शुरू होगा फुल सिलेबस का, बाकी बैचेस का, तो उस टाइम पे टेस्ट देते रहना अपना आराम से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी फिर हम लोग होमवर्क वाले पार्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अरे यार, सर का बैटरी भी डिस्चार्ज है आज। आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। चलो ठीक है, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को देख करके तुमको लोगों को क्वेश्चन बताते चले जाते हैं। बुकलेट 2 में ही, मेरे स्क्रीन पे है ही पहले से, हाँ, बुकलेट 2 में जो जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं उनको ट्राई करना। बुकलेट 2 के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या बोलो, रिपीट कीजिए सर एक बार। 35, 36, 37, 38। कौन सी, किसका? बुकलेट 2 केमिकल बॉन्डिंग बुकलेट 2। एक्सरसाइज 1। हाँ, एक्सरसाइज 1। 38। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ, 35 से 38। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, एक चीज सोच के देखना है, क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करके देखना, ठीक है, सोच के देखना। फिर उसके बाद 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। शायद 54 का आंसर गलत है, शायद बुकलेट में गलत दे रखा है, हम लोग चेक कर लेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास में। अगर करेक्शन हो गया होगा तो अच्छी बात है, ट्राई करके देखना 54 तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करेंगे, वेस्पर थ्योरी, जिसमें अरविंद सबसे पहले दिन पूछा था कि सर वो जो स्ट्रक्चर वगैरह सब डिस्कस करेंगे तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उसके लिए थोड़ा एनिमेशंस का यूज कर लेंगे। और अच्छा भी है, हम लोग कल संडे को एक ब्रेक मिल रहा है मेरे को, तो हम सारा एनिमेशन जो जो काम के हैं वो एनिमेशंस वाले पार्ट तुम लोगों के लिए कलेक्ट करके रखेंगे। और एक होमवर्क होगा तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगा VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बोलते हैं हम लोग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो लोग जब पेज पढ़ लेगा तो मालूम पड़ जाएगा, एक बड़े से टेबल में, पूरे पेज में एक टेबल होगा, उसमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इस टाइप से दे रखा होगा, जैसे लीनियर शेप, टेट्राहेड्रल शेप, स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप, इस टाइप का शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दे रखा होगा विद डायग्राम, एक टेबल में दे रखा है एनसीईआरटी में क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में। एक बार उस टेबल को देख के आना, एक बार पहले से अगर देख के आएंगे तो जब हम एनिमेशन दिखा भी रहे होंगे तो आपको चीजें विजुअलाइज करना काफी आसान हो जाएंगी। और अगर हो सके तो जैसे शायद नोट्स कॉपी में मेरे हिसाब से होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ, नोट्स कॉपी में दे रखा है, लेकिन नोट्स में जैसे डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं होता तो कंफ्यूजिंग है। एग्जैक्टली यही चीज है जो तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग को एनसीईआरटी में देखना है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख के आना और एनसीईआरटी वाले पार्ट को भी देख करके आना, और हो सके तो इससे पहले का थ्योरी एक बार रीड करके देखना। नहीं भी रीड करना तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले हम लोगों ने केवल हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट ही एक्चुअल में डिस्कस किया है, तो स्टेरिक नंबर वाला फैक्टर देख सकते हैं, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करेंगे जिसके बारे में तुम लोग को बोल रहे थे, ये चीज
मॉलिक्यूल का शेप हम लोग जो डिसाइड करते हैं उसमें इसका थोड़ा रोल होता है, मतलब ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा रोल होता है। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के सारे होमवर्क कंप्लीट करके रखना, और हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को और शेप वाले पार्ट को जितना अच्छे से हो सकता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि मतलब 70% चांस केमिकल बॉन्डिंग में होता है कि इसी टॉपिक से सवाल आता है। कोई ऐसा भी सवाल होगा इससे एसोसिएटेड होगा ही होगा। 12th क्लास में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी एक सवाल फिक्स होता है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन का 1 नंबर का। तो इतना अच्छे से आना चाहिए, कभी भी कोई भी सवाल पूछे तो आराम से उसका जवाब दे पाए, फास्ट जवाब दे पाए, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन वगैरह में टाइम ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। तो मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। सर कब रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल तुम लोग को भेज दिया। वैसे सब लोग टेलीग्राम पे तो है ही, तो टेलीग्राम पे एक चैनल सर्च करना है स्मार्ट पेप एकेडमी का, ठीक है। उसका एक ऑफिशियल चैनल है जिसमें 2 चैनल्स है एक्चुअल में। एक चैनल में न्यूज एंड अनाउंसमेंट करके दे रखा होगा, उसमें टाइम टेबल वगैरह सारा कुछ दे रखा है, तो टाइम टेबल वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि टाइम टेबल बार बार पूछना ना पड़े। जो भी टेस्ट का नोटिस होता है, तुम्हारा तो खैर अलग से ही अनाउंसमेंट हो जाएगा तुम्हारे बैच में, बट नॉर्मली जो टेस्ट का नोटिस होता है वो सारा का सारा चीज हम लोग वहीं पे पोस्ट करेंगे। तो जो भी हम लोग की तरफ से अनाउंसमेंट्स है, जो भी नोटिफिकेशंस है, वो सारी की सारी चीज हम लोग वहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो टाइम टेबल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मंडे से क्लासेस शुरू होंगी, तो टाइम टेबल में देख लेना कितने बजे से शुरू होंगे, कब से शुरू होंगे, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर सकते हो, हम लिंक भी शेयर कर देंगे तुम लोग को अभी तुम्हारे ग्रुप पे। चलो ओके, बाय बाय।